अभी एक कंट्रोवर्सी हुआ कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने किसी का बुर्का वो कर लिया। अरे वो बाप तुल्य आदमी है, 75 साल का, क्या उसने कभी ये बुर्का देखा नहीं? बुर्का भी देखा और बुर्के का ट्रैजेक्टरी भी देखा, और बुर्का और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है, क्योंकि हमने उसका स्वरूप, उसका रंग और रूप बदलते देखा है जैसे जैसे फंडामेंटलिज्म है। प्रधानमंत्री आज मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं, इथियोपिया, जॉर्डन, इसके पहले, और कोई ऐसा देश नहीं है जहां से उनको हाईएस्ट जो उनका अवार्ड है वो नहीं मिला। रशिया यूक्रेन वॉर में जो हमने इंडिपेंडेंट पोजीशन लिया, रशिया से के अपने संबंधों के साथ हमने पोजीशन लिया, तमाम धमकियों के बावजूद कि हम आपका ये ट्रेड एम्बार्गो लगा देंगे, वो लगा देंगे, लेकिन आप देखिए तो आपको आज पूरी दुनिया आपको इज्जत दे रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने डिवास्टेशन किया है, वो अगर तीनों लड़ाई आप अगर सम्मिलित कर लें, 47, 48, 65, 71, उससे 3 गुना ज़्यादा हमने उनको आघात पहुंचाया है। याद रहे कि कारगिल वॉर में आपको अमेरिकन ने जीपीएस का वो देने का मना कर दिया था, इसलिए यू कुडंट एम्प्लॉय द एयरफोर्स फॉर मेनी डेज। हमने काम अपना बना गया, हमने नाविक। आपके पूर्वजों ने बताया था निकाह हलाला क्या होता है? किसी ने नहीं बताया, वो तो इसी जनरेशन को मालूम हुआ है ना पिछले कुछ सालों में। सारे मजहब में ये लिखा हुआ है, सब शांति प्रेम। आपने पढ़ा है कभी? जिस मजहब में निकाह हलाला हो वहां पर प्रेम हो सकता है? 1857 की इन्होंने बात की। भरत साहब, प्रोफेसर मक्खन लाल साहब, बाकी महानुभाव, शिंदे साहब, दुबे साहब, मैं इन सब का फैन हूँ। और ये लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं दुबे साहब को नहीं सुनता। और प्रोफेसर मक्खन लाल, ये लोग वो बुद्धिजीवी हैं, जब कोई नहीं था तब ये थे, और वो बहुत मुश्किल दौर था। तो देवी और सज्जनों, देखिए ऐसा है कि आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ लोगों ने ये तय किया कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रामायण स्टडीज़ होनी चाहिए, कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रामायण हैं, 50 प्रकार के हैं, ये उनका दलील था। तो सभी ने कहा हाँ 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 होना चाहिए। तो किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई फिर अगर डिपार्टमेंट ऑफ रामायण स्टडीज़ होगा तो डिपार्टमेंट ऑफ कुरान स्टडीज़ भी होना चाहिए। तो फिर एक सन्नाटा था, फिर बहस शुरू हुई। तो जब बहस शुरू हुई तो वहाँ पर एक खान साहब बैठे हुए थे। तो खान साहब से पूछा गया कि वो जो वामपंथी थे, उन्होंने कहा कि खान साहब से भी पूछ लेते हैं। तो खान साहब ने कहा कि नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ रामायण स्टडीज। तो खान साहब ने बोल दिया कि नहीं है तो नहीं है, क्योंकि वो तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन था। बाद में वामपंथियों को पता चला कि ये खान साहब जो ये हिंदू है। ठीक है, और हमारे रिश्तेदार हैं जो कि खान टाइटल लिखते हैं। और आपको बता दूं कि ये खान इज नॉट ए मुस्लिम टाइटल, ठीक है ना, इट्स अ मंगोलियन टाइटल और इट प्रीडेट्स इस्लाम। हमारे यहाँ डीजीपी होते थे रामचंद्र खान, ठीक है ना, बिहार के। तो ये देखिए क्या है कि मैं ये समझता हूं कि जो सबसे बड़ा आप सेवा कर सकते हैं कि आप ज्ञान हासिल करें, और ज्ञान हासिल करके आप समाज में और देश में बदलाव ला सकते हैं। अभी एक सज्जन यहाँ पे आए, उन्होंने कहा बरेलवी। मैं आपको बता दूं 60% ऑफ पाकिस्तानीज बरेलवीज।
और आज जितने आप ब्लास्फेमी के जो केसेस देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में मुमताज कादरी ने उसको मारा, गवर्नर को, सलमान तासिर भी, वो बरेलवी थे। और जो खादिम रिजवी, तहरीक लबैक, ये जितनी हिंसा आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में और बांग्लादेश में, ये सब इसमें बरेलवियों का ही हाथ है। दूसरा, एक पसमंदा का जिक्र आया। लेट मी टेल यू, मोर देन 60% ऑफ बिहार इज पसमंदा। पसमंदा में SC BC सब शामिल है और 60 to 70%। तो ये कहना कि वो हो सकता है उसमें कुछ होंगे ऐसे। हमारे बिहार में जब वो 46 का चुनाव हुआ था तो एक ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है ना। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस 7 सीटें जीती थी उस समय। जाहिर सी बात है कि वो मुस्लिम लीग के साथ, वो जानते थे कि उनको पाकिस्तान में उनका क्या हश्र होगा। बट दैट डजंट मीन कि ये वो बस हिंदू परंपराओं को मानते हैं। हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, हम इसलिए इतनी कॉन्फिडेंस से हम बात कर रहे हैं। लेकिन बात हम शक्ति बोध की करेंगे। देखिए, यू आर ए $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी टुडे। ये क्या है देवी और सज्जन? दिस इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। एक जमाना था जब आप सो कॉल्ड सेक्युलर इकोनॉमी फॉलो कर रहे थे, तो हिंदू ग्रोथ ऑफ रिकॉर्ड था 3.2%। आज आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। और ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ कि मुझे इस बात का एहसास है और मैं उसको महसूस कर सकता हूं कि 2014 के बाद एक रेनेसां देखने को मिला। और वो रेनेसां, मेरा अपना मानना है कि वो रेनेसां का केवल हमने 20 to 30% पोटेंशियल हमने उसको अनलीश किया गया है उसका, और उसका नतीजा आप देखिए। आप 4 पॉइंट, और जिस दिन, और ये इस ट्रैजेक्टरी को मैं ऊपर जाता हुआ देख रहा हूं, इसका कारण है ये रेनेसां आया। हिंदुओं में पहली बार सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। और जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक छोटी सी मैं बात आपको कहता हूं कि वो आदमी हर उसमें अपने ही अंग्रेजी का वो मजाक उड़ाता है, ठीक है ना। दिस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब प्रधानमंत्री साहब का जब चुनाव हो रहा था, ये जब ऐसा बिल्कुल तय था कि वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हमारे बहुत सारे अंग्रेजी बोले, यार ये अंग्रेजी कैसा बोलता है, ठीक है ना। आज देखिए, आज दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर्स इन द कंट्री, ये आत्मसम्मान आया है। और जब आप में ये आत्मसम्मान आएगा तो चीजें अब अपने आप दे स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। और आप देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो स्टार्टअप्स हुए हैं आपके, ये क्या है? दिस इज अनलीशिंग द हिंदू पोटेंशियल। और क्यों? क्योंकि सनातन वैज्ञानिक है। आज जितनी सनातन और विज्ञान की बात हो रही है, उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ था। ये अंधविश्वासी लोग, ये पीपल की पूजा करते हैं। फिर किसी ने कहा कि भाई पीपल ऑक्सीजन देता है तो पूजा करते हैं। ये छठ करते हैं। अरे छठ करते हैं क्योंकि जब वो अल्ट्रावायलेट रेज पानी से छन के आता है तो वो आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है। कहते हैं अगर स्किन डिजीज है और प्रॉपरली आप छठ कर लो तो उसका ये। आप कौए को क्यों खिलाते हो? कि हमारे पूर्वज आते रहे, कौआ का वो मीटिंग सीजन होता है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ये तमाम चीजें। तो जब ये जो बच्चा जिसने सवाल पूछा
इन लोगों को जब ये मालूम हो रहा है धीरे धीरे कि हमारी परंपरा कितनी गहरी है। उस दिन इनके कार्यक्रम में सुधांशु त्रिवेदी आए थे, तो उन्होंने एक बात कही कि आप दुनिया की कोई रिलीजियस टेक्स्ट ले, आपको कहीं पर क्या मैथमेटिक्स मिलेगा? वी हैव वैदिक मैथ्स। क्या आपको कहीं पे चिकित्सा पद्धति मिलेगी? अथर्ववेद में आयुर्वेद। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वी आर द मोस्ट, मैं इस बात को मानता हूं कि जो अवैज्ञानिक है वो कभी सनातन हो ही नहीं सकता है। आपको मालूम है, हम सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसा कहा जाए तो सोलर इक्लिप्स में या किसी अंतिम संस्कार, ये जो जोड़ होते हैं ना हमारे सिलाई के, यहाँ सबसे ज़्यादा हानिकारक कीटाणु इसमें होते हैं। इसीलिए पूजा में या अंतिम संस्कार में और इसमें आप सिले हुए कपड़े नहीं पहनते। When मार्को पोलो केम टू इंडिया, आप पढ़िए, वो जॉन की किताब है कि पूरे पेनिनसुलर इंडिया में उसको एक दर्जी नहीं मिला था। आप नासा अब जितने मजहबी ग्रंथ के लोग हैं प्रतिनिधि, उनको बिठा दो, पंडितों को, मौलवियों को, ग्रंथी को, पादड़ी को, और पूछो अगला सोलर इक्लिप्स कब होगा। पंडित आपको 100 साल आगे का भी बता देगा विथ एक्यूरेट टाइम। तो ये जब चीज़ें लोगों को, तो इसका असर सभी जगह पड़ा है, और इसका असर ये हुआ है कि आपकी जो विदेश नीति जो है उसमें फर्क पड़ा है। पहले क्या था? इसके पहले 1947 के दौर पे 45 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, डीकोलोनाइजेशन हुआ, उसके बाद दुनिया में 2 कंट्रीज बने। एक को क्रिएट किया गया इजराइल, और दूसरा को कार्व आउट किया गया। ठीक, जब कार्व आउट किया गया तो जाहिर सी बात है कि जो बुर्का वाले विचारधारा का जो इस्लाम था, ऐसा हम थियोरेटिकली बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान चले गए। और जिन लोगों ने कहा कि नहीं, हम थियोरेटिकली मैं बता रहा हूं, विच इज एक्चुअली नॉट द केस, कि जिन लोगों ने कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान की मिट्टी, यहां की आबो हवा, इसके साथ हम रह सकते हैं, हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ की इतिहास, यहाँ की भूगोल, यहाँ का सेक्रेड ज्योग्राफी के साथ, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज गॉट सेक्रेड ज्योग्राफी, उसके साथ वो हिंदुस्तानी मुसलमान उनको होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी एक कंट्रोवर्सी हुआ कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने किसी का बुर्का वो कर लिया। अरे वो बाप तुल्य आदमी है, 75 साल का, क्या उसने कभी ये बुर्का देखा? नहीं, बुर्का भी देखा और बुर्के का ट्रैजेक्टरी भी देखा। और बुर्का और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है, क्योंकि हमने उसका स्वरूप, उसका रंग और रूप बदलते देखा है जैसे जैसे फंडामेंटलिज्म ये। तो जब ये बन गया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, तो हमारी विदेश नीति, हमारी डिप्लोमेसी ये होनी चाहिए थी, इस तरह की होनी चाहिए थी जो कि मेजॉरिटी के इंटरेस्ट में हो। पाकिस्तान डिड इट। हमने क्या किया कि एक दूसरा देश जो बना था इजराइल को, उसको खुश करने के लिए, अपने यहाँ के मुसलमानों को खुश करने के लिए, हमने इजराइल के साथ चुपके तो वो रखा, संपर्क रखा। यहाँ इजरायलीज के लिए एक पूरी कॉलोनी बनाई गई, नाम नहीं लूँगा कहाँ है। तो चुपके हमने रखा कि कहीं वो वोट बैंक ना खिसक जाए। लेकिन आज देखिए, प्रधानमंत्री आज मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं, इथियोपिया, जॉर्डन, इसके पहले, और कोई ऐसा देश नहीं है जहां से उनको हाईएस्ट जो उनका अवार्ड है वो नहीं मिला। वो क्यों ऐसा हुआ मालूम है क्यों? Because you have asserted your Hindu identity. मैंने नेपाल पे किताब रखी,
मेरी एक किताब है द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, 2010-11-12 में मैंने लिखी थी। नेपाल भी आपकी तरफ देखता था। और आपको मैं बता दूं, नेपाल में आपको मालूम है उनका जो आज भी वो जो हिंदी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, वो आप वहाँ जो जिस तरह से महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वहाँ पे शायद हिंदुस्तान में नहीं लगाती हैं। एंड बाय द वे, ये सिंदूर से एक और चीज़ मुझे याद आ गया, सिंदूर का भी साइंटिफिक ये है, एक्चुअल सिंदूर इट कंटेन्स मर्करी, और मर्करी जो है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ वो उसका केमिकल रिएक्शन होता है विच कंट्रोल्स द हार्मोनल चेंजेस। आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा वो आपकी तरफ देख रहे थे, लेकिन आप तो पता नहीं कौन सा एक सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ा हुआ था। और क्या हुआ? नेपाल ड्रिफ्टेड। अब जब ड्रिफ्ट कर गया है तब आप कह रहे हैं कि कैसे वापस लाए, कैसे इसको फिर से हिंदू कंट्री रिक्लेम करें। तो ये क्या है? ये देखिए, आज जब आप अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को असर्ट करने लगे हैं तो पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट कर रही है। और आप इस अगर ट्राजेक्ट्री को रोक देंगे और किसी कारण से, जो कि होगा नहीं, ये रेनेसां को अगर कोई सेटबैक लगता है तो ये जान लीजिए कि यू विल गो 200 ईयर्स बैक। तो हमारा और आपके सामने ये चुनौती है कि इस रेनेसांस के मोमेंटम को मेंटेन करना है। आपने देखा है कितनी बड़ी बात है, आज़ादी के बाद से लेके 60s तक वी वर शिप टू माउथ। हमारे नेता ब्लैकमेल होते रहते थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे। आज यू हैव सरप्लस, आपके पास सरप्लस अनाज है। एक वो भी दौर था कोल्ड वॉर के समय, हम कहते थे नॉन अलाइनमेंट, लेकिन क्या हम सच्ची में नॉन अलाइनमेंट थे? आज अगर असलियत में किसी डिग्री तक, टू अ ग्रेट डिग्री, हम लोग नॉन अलाइंड हैं तो आज है। और ये रशिया यूक्रेन वॉर में जो हमने इंडिपेंडेंट पोजीशन लिया, रशिया से के अपने संबंधों के साथ हमने पोजीशन लिया, तमाम धमकियों के बावजूद कि हम आपका ये ट्रेड एम्बार्गो लगा देंगे, वो लगा देंगे, लेकिन आप देखिए तो आपको आज पूरी दुनिया आपको इज्जत दे रही है। और इन सब के पीछे सिर्फ एक ये है। आपको एक और मैं बता दूं, ये बहुत डिस्कस नहीं हुआ है, रेलॉस। हमने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स। अब क्या है कि रशियन जहाज, आपको ये बता दें कि रशिया का कभी प्रेजेंस नहीं था इंडियन ओशन में, हमने उनको प्रेजेंस दिया। उनको कोई बहरीन में बेस की ज़रूरत नहीं है, डिगो गार्शिया में अमेरिका की तरफ बेस नहीं है। उनके जहाज आएंगे, यहाँ से ऑपरेट करेंगे, अगर रिपेयर की ज़रूरत पड़ी तो मुंबई से चल के कोचीन चले जाएंगे, वहाँ से ये करेंगे। हो सकता है उनके न्यूक्लियर सबमरीन्स भी आ जाए। बदले में उन्होंने हमको क्या दिया है? और एक्सेस टू आर्टिक। और आर्टिक जो है वो मेल्ट कर रहा है। आज एट एन एवरेज 15 शिप्स वहाँ से जा रही हैं। तो आप समझ जाइए कि आपकी नेवी जो है वो एक दुनिया की, एक वर्ल्ड, मतलब एक ग्लोबल नेवी का उसका स्टेचर तैयार हो गया है। देवियों और सज्जनों, मैं आपको क्या बताऊं, एक सैनिक होने के कारण और एक मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने डिवास्टेशन किया है, वो अगर तीनों लड़ाई आप अगर सम्मिलित कर ले, 47, 48, 65, 71, उससे 3 गुना ज़्यादा हमने उनको आघात पहुंचाया है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट एंड ऑल विद इन मैटर ऑफ आवर्स।
और ये क्या था? ये लड़ाई थी पीजीएम प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स की, ये आपके टेक्नोलॉजी की। याद रहे कि कारगिल वॉर में आपको अमेरिकन्स ने जीपीएस का वो देने का मना कर दिया था, इसलिए यू कुडंट एम्प्लॉय द एयरफोर्स फॉर मेनी डेज। हमने काम अपना बना गया, हमने नाविक बनाया, हमारे अपने सैटेलाइट्स हैं। और आप देख लीजिए, और हम जो टू फ्रंट सिचुएशन की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर वॉज एक्चुअली ए टू फ्रंट वॉर, क्योंकि जितना वो सैनिक सामग्री थी पाकिस्तान के पास वो सब चाइना के द्वारा सप्लाइड था। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। वी आर ए न्यूक्लियर पावर, वी आर ए स्पेस पावर, वी आर ए मिलिट्री पावर। तो शक्ति बोध का मैं आपको, आप बताइए कि कोई भी लड़ाई में मेरा अपना ये मानना है, कभी सामग्री के कारण कोई नहीं हारता है, कमी के कारण। 62 में भी आपके पास विकल्प थे। यू हैड अ मच सुपीरियर एयरफोर्स दैट टाइम। करेजा चाहिए, ठीक है। किसी ने डरा दिया कि कलकत्ता में बम्बार्डमेंट कर देंगे, लेकिन आज आप देखिए। और शक्ति बोध का, वाई डू यू थिंक ये धुरंधर जो ये मूवी है, इट्स डूइंग सो वेल? आपके अपने लोग अपनी शक्ति में वो प्राइड वो ले रहे हैं। जो अननोन सोल्जर है, एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में रहने के नाते मैं आपको बता, कुछ चीज़ें आपको बाहर जो लड़ाई का एक अपना सबका पर्सपेक्टिव होता है, और एक होता है जो अंदर की जो लड़ाई है वो निरंतर जारी है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉक्सी वॉर से अभी तक हम इतने दशकों से आहत हो रहे थे, हमने उसी गेम को उल्टा कर दिया और उसका परिणाम है ये धुरंधर। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, हिंदू रेनेसां हो रहा है, बस थोड़ा सा हमको अध्ययन की बहुत ज़रूरत है। और अध्ययन में इसलिए कह रहा हूँ, बहुत लोग कह रहे थे कि हमने बातें बहुत कर ली, अब सल्यूशन पे आ जाइए। आप पहले चीज़ें समझ लीजिए, सल्यूशन निकलेगा उसमें से। लेकिन समझ में तो आए, आपके पूर्वजों ने बताया था निकाह हलाला क्या होता है, किसी ने नहीं बताया। वो तो इसी जनरेशन को मालूम हुआ है ना, अब पिछले कुछ सालों में। दुबे साहब बहुत इस पर काम करते हैं, तो रोज ही प्रोग्राम करते हैं ऐसी चीज़ों पे। तो हुआ क्या है कि अरे ये देखो सारे मजहब में ये लिखा हुआ है, सब शांति प्रेम। आपने पढ़ा है कभी जिस मजहब में निकाह हलाल हो वहां पर प्रेम हो सकता है? 1857 की इन्होंने बात की। देवबंद कैसे क्यों बना था? देवबंद इसीलिए बना था कि मुसलमानों ने कहा कि हमको इसलिए हमारी पराजय हुई 1857 में, क्योंकि हमने अपने हिंदू एनवायरनमेंट से हमने समझौता कर लिया था। इसलिए रास्ता है कि कट्टरपंथ का रास्ता, एक ही रास्ता है, कट्टरपंथ का रास्ता अपनाओ। दैट इज हाउ देवबंद वाज क्रिएटेड। और जैश ए मोहम्मद क्या है? इट्स अ देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन। जमायते इस्लामी जो पाकिस्तान में आपके हिंदुओं को मार कर रहा है, उनका संबंध किससे है? मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जमायते इस्लामी, देवबंदी कनेक्शन। बरेलवियों का स्पिरिचुअल सस्टेनेंस कहाँ से है? हिंदुस्तान से। सो वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इस्लामिक रेडिकलिज्म। आइडियोलॉजी हम देते हैं, वेपनाइज पाकिस्तान करता है उसको। मैं
क्या हम में ये करेज है इसको एड्रेस करने की? दूसरी बात आखिरी में, हम तो कई टीवी चैनल पे दुबे साहब भी जाते हैं, मैं हमेशा पूछता हूँ कि ये जितने हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट होते हैं कि अच्छा ठीक है आप बताओ कि आप इसकी भर्त्सना करते हो इस आइडियोलॉजी की, गज़वाए हिंद की, एक नहीं बोलता गज़वाए हिंद। तो अगर उनके स्क्रिप्चर्स में गज़वाए हिंद अगर लिखा हुआ है, गज़वाए ब्रिटेन नहीं है, गज़वाए जर्मनी नहीं है, उनके यहाँ भी मंच से मैंने ये बोला था, तो फिर गज़वाए इस्लाम कहाँ से शुरू होगा सर? आप अपने आप को तो बचाओगे ना। द एनिमी इज वेरी क्लियर, उसने ऑब्जेक्टिव बोल दिया गज़वाए हिंद आपको डिस्ट्रॉय करना है। तो जो डिस्ट्रॉय कर रहा है उस हथियार को तो आप एड्रेस करोगे ना। तो वेयर इज द एम्बिग्विटी इन दिस? फिर इसमें सवाल क्या किए, लेस मुस्लिम, ये इसको ये किया जा सकता है, ये कट्टर है, ये उस शेड का नहीं है, उस शेड का नहीं, फिर वो सवाल ही नहीं उठता है फिर। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। आगे जो भी सवाल आएंगे फिर आप लोगों से चर्चा होगी आगे। थैंक यू।